Okay, guys, so in the last previous lecture, we have completed up to the occurrence of metals. हमने पढ़ लिया metals के बारे में, फिर हमने पढ़ा नॉन मेटल्स के बारे में, फिर हमने उनकी occurrence मतलब वो मिलते कहाँ हैं, कहाँ से हमें उन्हें ऑब्टेन करना पड़ता है. अब बात करते हैं वो हम तीन फॉर्म्स में हमने उन्हें ऑब्टेन करा. एक तो ऑक्साइड, दूसरा सल्फाइड एंड तीसरा कार्बोनेट्स. ये तीन ही कॉमन फॉर्म्स हैं. डिफरेंट रिएक्टिविटी के बेसिस पे वो डिफरेंटली एग्जिस्ट करते हैं. सबसे कॉमन ऑक्साइड्स होते हैं. अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास सपोज ये ऑक्साइड है तो हमें चाहिए सिल्वर, तो हम क्या करेंगे, विल डू इज वी वांट टू सेपरेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम दिस मेटल एंड ऑब्टेन दिस सिल्वर. फिर नेक्स्ट स्टेप होगा इसको साफ करना, यानी इसमें से इम्प्यूरिटीज निकालना. दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिफाइनिंग, राइट. तो ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं फॉर obtaining the pure form of metal which is commercially profitable and useful for us. तो metals को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एंड बीच में मिडल पार्ट जो आता है उसमें मीडियम, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये मेटल्स. तो थ्री मेजर स्टेप्स जो होते हैं जिस प्रोसेस से हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. ओर्स मैंने बताया जहाँ पर आपके पास लार्ज परसेंटेज में कोई एक मेटल मिल रहा है आपको, तो उसको हम ओर कहते हैं, राइट. पहला स्टेप होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. एक्सट्रैक्शन का पहला प्रोसेस, पहला स्टेप. एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब है आपने अभी हम आगे इसकी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपरली हम इसको पढ़ेंगे. अभी इतना समझ लो कि हमारे पास एक और थी, उसमें बहुत और भी चीज़ें थी, लेकिन लार्ज अमाउंट में क्या था, सिल्वर था. तो मुझे पहले और जो बाकी स्मॉल अमाउंट वाले एलिमेंट्स या मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे, उन्हें हटाना है और इसको ऑब्टेन करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट. अब सपोज करो अगर मेरे पास सी वाटर है, उसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, उसे कॉन्सेंट्रेट करूँगी, इवेपोरेट, उसका पानी उसमें, उसके अलावा और है, सॉल्ट के अलावा क्या है, पानी है, उसके अलावा उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं सी वाटर में. तो सबसे पहले तो मैं उसको कॉन्सेंट्रेट करूँगी. कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँगी, इवेपोरेशन करके उसका वाटर सारा ख़त्म कर दूँगी और सिर्फ वहाँ पर मुझे सॉल्ट का एक एक्वस या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मिलेगा, ठीक है. तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन. कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो गई, अब उस कॉन्सेंट्रेटेड को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तीसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफाइनिंग ऑफ दिस क्रूड मेटल. क्रूड मेटल मिल गया, फिर उसे रिफाइन करते हैं, राइट. तो ये तीन स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में. सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसको कहते हैं रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, स्टोन, सैंड, सिलिकेट एक्सेट्रा फ्रॉम माइंड ओर्स. अभी आपने नई एकदम फ्रेशली आपने माइंड से निकाल के लाए, जो आपके पास ओर थी उसमें से हमने फ्रेशली माइन करी हुई ओर लेकर आए, ठीक है. ओर लाए, उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करा. कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं. इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, मिट्टी भी हो सकती है, सैंड भी हो सकती है, स्टोन्स भी हो सकते हैं, पेबल्स भी हो सकते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ सिलिकेट भी अटैच हो सकता है उससे, ठीक है. अब और जो हम माइन करके लाते हैं उनमें तमाम इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे गैंग्यू. दीज इम्प्योरिटीज़ ऑल टुगेदर आर नोन एज गैंग्यू. तो आपके पास ओर में क्या क्या होता है, गैंग्यू होता है प्लस मेटल होता है. तो बेसिकली आपके पास ये क्रूड मेटल है, अभी क्रूड मेटल है, राइट. तो ओर जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, गैंग्यू एंड मेटल, ठीक, क्रूड मेटल. तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन इज डन to remove impurities from the ores, and this concentration of ores is also known as enrichment of ores. enrichment का क्या मतलब आता है, आप किसी चीज़ को अच्छा कर दें, राइट. तो वो यहाँ पर मतलब है आपके पास ओर आई थी, उसमें बहुत सारी गंदगी थी, गैंग्यू था, वो हटा दिया यहाँ से, आपके पास क्रूड मेटल मिल गया. अभी ये साफ नहीं है लेकिन क्रूड मेटल खाली मेटल मिल रहा है आपको अभी. Process of concentration depends on physical and chemical properties of the ore. अब
यह जो गैंग्यू रिमूव करना है ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस, हम उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं गैंग्यू रिमूव करने के, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी मैग्नेट्स लगा के हम जो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे यानी जो अट्रैक्ट कर लेंगे मैग्नेट की तरफ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट, तो हम यूजिंग दिस प्रोसेस हम उसमें से अगर मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं इस गैंग्यू में तो वो सेपरेट कर सकते हैं। या फ्रॉथ फ्लोटेशन, उसमें क्या होता है डेंसिटी के बेसिस पे जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है या मेटल ऊपर आ जाता है, इस तरह से हम रिमूव कर देते हैं। या ग्रेविटी सेपरेशन, सिंपल जो मोटी मोटी चीज़ें होंगी वो बैठ जाएंगी, या जो अगर मेटल ज़्यादा डेंस है तो मेटल नीचे बैठ जाएगा और ऊपर सब चीज़ें आ जाएंगी, आप उन्हें ऊपर वाली लेयर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस आर अप्लाइड ऑन these ores to separate the gangue from crude metal and obtain the crude form of this metal। फिर दूसरा स्टेप आता है, ये जो आपको क्रूड मेटल मिला था उसका कन्वर्जन ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स इनटू क्रूड मेटल। अब हमने कॉन्सेंट्रेट तो कर लिया था इसको कि अब हमारे पास काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मेटल आ गया था। अब इसको हम क्रूड मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। देखिए मैंने बताया था कि ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्ट करना बहुत इजी होता है हर मेटल के लिए, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन खुद बहुत रिएक्टिव है, तो इसलिए हम जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होते हैं या एनरिच्ड ओर को हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स में एक बार वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिर उनका सेपरेशन करना ईजी होता है। अभी आपके पास यहाँ पर मेटल था इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट या सल्फाइड, ठीक है, अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में ऑलरेडी है तो हमें नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो इस फॉर्म में है या फिर आपके पास कार्बोनेट फॉर्म में है तो फिर हमें पहले उनको ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम उनको सेपरेट कर पाएंगे मेटल्स में। तो जैसे सपोज मेरे पास जिंक सल्फाइड है, अगर मैं उसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हैवी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी एक्सेस एयर में हीट करूं तो उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग, एंड दिस सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, राइट। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज सिमिलर टू रोस्टिंग, इसमें भी हम कार्बोनेट ओर्स लेते हैं, इसमें हम सल्फाइड ओर्स लेते हैं। ये डिफरेंस है, एक तो सल्फाइड ओर्स का, दूसरा कार्बोनेट ओर्स का। दूसरा डिफरेंस ये है कि लिमिटेड सप्लाई होते हैं, इसमें एक्सेस एयर होते हैं। लिमिटेड सप्लाई क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कार्बोनेट के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो हम लिमिटेड सप्लाई में हीट करते हैं। हीट करने से यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और आपके पास आपका मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सिंपल यही डिफरेंस है बस, कि यहाँ पर एक्सेस एयर होती है और यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई एयर होता है, और यहाँ पर सल्फाइड ओर्स का होता है, यहाँ पर कार्बोनेट ओर्स का होता है। ओके, ये दो डिफरेंसेस बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो ये सेकंड स्टेप में आते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल कर रहे हैं। अब देख लेते हैं ये जो हमने दो प्रोसेसेस पढ़े, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले सल्फाइड ओर्स वाला और कार्बोनेट ओर्स वाला। दूसरा डिफरेंस है कि द ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर के प्रेजेंस में। इसमें ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, और उसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। द गैस गिवन आउट इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगी और इसमें ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इससे आफ्टर रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन जो चला जाता है आपके मेटल के पास। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गए। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये टेबल या ये जो डिफरेंस आपका एग्जाम में भी आ सकता है, और कभी भी डिफरेंस पूछे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में तो हमेशा टेबल फॉर्म में ही लिखिएगा, इसी फॉर्म में। ओके, ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं और ये इनके एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं मेजर, हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है कि इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता कैसे है। मैंने बताया कि हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, राइट। तो हम
इन तीनों के लिए, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इनके प्रोसेसेस डिफरेंट होंगे एक्सट्रैक्शन के। तो जो मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी वाले, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो किसी भी चीज़ से इजीली रिएक्ट नहीं करते, वेरी अनरिएक्टिव। तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उनके एक्सट्रैक्शन में, हमने एनरिचमेंट कर लिया, फिर हमने उनको क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर लिया, कॉन्सेंट्रेटेड एनरिच्ड ओर्स को क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग ओनली। अब क्योंकि मैंने बताया ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो अगर ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो यूजुअली ऑक्साइड फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो सिंपली ऑक्साइड होंगे या सल्फाइड होंगे, यही तो देखे थे हमने। कौन कौन से होते हैं ये? सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये तीन होते हैं नोबल मेटल्स या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज। और इनके वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? या तो फ्री स्टेट में होंगे, तो हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है एक्सट्रैक्शन, मतलब ये प्रोसेसेस नहीं करवाने हमें। अगर वो ऑक्साइड से प्योरिफिकेशन करवाना पड़ेगा फिर उस केस में, अगर ये फ्री स्टेट में। अगर ये ऑक्साइड में है या सल्फाइड में है, ऑक्साइड में है तो हम पहले उन्हें ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के मरकरी ऑक्साइड बनाएंगे ताकि यहाँ से सल्फर हट जाए, और इसे क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? रोस्टिंग। सही पहचाना आपने, यस दिस इज रोस्टिंग। जब आपके पास ऑक्साइड आ गई तो इजीली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इनटू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, ऑक्सीजन और मेटल में। सिमिलरली कॉपर सल्फेट, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फाइड है, ये भी और इसी फॉर्म में निकल आती है, दो फॉर्म्स थी, ऑक्साइड या सल्फाइड। अब हमने इसको फिर ऑक्सीजन से हीट करा, फिर आपके पास क्या मिल गया? कॉपर मिल गया, और सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर आपको कॉपर मिल गया। इसमें आपको सेकंड स्टेप करना पड़ा, इसमें सेकंड स्टेप नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हीट करने से इन प्रेजेंस ऑफ एयर आपको डायरेक्ट कॉपर मेटल मिल गया आपको, एग्जैक्टली, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को रिएक्ट करवाऊँ तो भी मुझे कॉपर मिल जाएगा, ठीक, सॉरी अबाउट दैट, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में सिंपल हम डायरेक्टली उन्हें हीट करके रिड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिड्यूस करना। ये प्रोसेस कौन सा है? रिड्यूसिंग। यू आर रिड्यूसिंग, क्यों? इसमें हमने ऑक्सीजन हटाया इसके पास है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर ये वाला प्रोसेस, ये वन स्टेप प्रोसेस था इसका, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। अगर आपके पास कॉपर का एग्जाम्पल होगा तो डायरेक्ट वो कॉपर आपको मेटल मिल जाएगा। अगर मरकरी का एग्जाम्पल लें तो इसमें हमें मरकरी ऑक्साइड मिला, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑक्साइड को हमने रिड्यूस करा इनटू मरकरी एंड ऑक्सीजन। मूविंग ऑन टू द मेटल्स, अब कौन सा पढ़ेंगे? मिडल रिएक्टिविटी वाले। मिडल रिएक्टिविटी वाले कौन कौन से हैं? यस, लेड हुआ, जिंक हुआ, आयरन, ये सब आपके किस में आते हैं? मिडल रिएक्टिविटी वाले। तो दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड दे आर फाउंड यूजुअली इन सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स। या तो सल्फाइड फॉर्म में होंगे या कार्बोनेट फॉर्म में होंगी इनकी ओर। फिर हम क्या करना है हमें? अब जब सल्फाइड में है, कार्बोनेट फॉर्म में है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो सबसे पहले हमें कन्वर्जन करना है मेटल सल्फाइड ओर्स का इनटू ऑक्साइड बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, राइट। कार्बोनेट होगी तो दीज ओर्स विल बी चेंज इनटू ऑक्साइड्स, राइट। तो अभी तक आपने देखा, अभी तक कार्बोनेट का जिक्र नहीं आया था। फर्स्ट वाला जो हमने देखा लीस्ट रिएक्टिव वाला, जब वो रिएक्ट ही नहीं करते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्साइड बनाएंगे या फिर सल्फाइड बनाएंगे। तो ऑक्साइड तो डायरेक्ट रिड्यूस करा जा सकता है, जैसे कॉपर के केस में हमने देखा था। अगर सल्फाइड होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना पड़ता है, पहले वो ऑक्साइड बनता है, फिर उसको रिड्यूस करते हैं इनटू ऑक्सीजन एंड मरकरी। अब यहाँ पर हमारे पास दो हैं, कार्बोनेट एंड देयर इज ये दिस वन। तो यहाँ पर या तो अगर ये है सपोज आयरन है ना, आयरन। अभी हम मिडल रिएक्टिविटी वाले देख रहे हैं ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीस्ट रिएक्टिव, वी आर टॉकिंग अबाउट जो मिडल पोर्शन में आते हैं। तो अगर ये होगा तो रोस्टिंग करेंगे, अगर ये होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे, राइट।
बेसिक दोनों का पर्पस क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कैसे होता है ये देखते हैं, आइए। जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू जिंक मेटल बाय हीटिंग विद कार्बन। मैंने यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था, ठीक, ऑक्साइड कैसे मिला था मुझे, जिंक अगर सल्फाइड फॉर्म में था तो मैंने उसका क्या करा, ये हो गई रोस्टिंग, इसको मैंने रोस्ट करा, रोस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, रोस्ट करके मुझे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब जिंक ऑक्साइड को फिर हम किससे रिएक्ट करते हैं, कोक से। कोक इज योर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। एंड दिस जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास जिंक का कार्बोनेट और होता तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनता और कार्बन डाइऑक्साइड बनती, रिलीज हो जाती कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हम इस प्रोसेस स्टेप पे जाते हैं। तो दोनों फॉर्म में ये स्टेप कॉमन है, चाहे ये मिले या ये मिले। अगर रोस्टिंग करेंगे, जब हमारे पास सल्फाइड होगी और कार्बोनेट होगा तो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं उसको, और रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं फॉर रिमूविंग दिस ऑक्सीजन एंड गिविंग दिस जिंक मेटल इन प्योर फॉर्म। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है हमारे सामने जिसको कहते हैं थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन क्या होता है भाई, अब अगर मुझे इस केस में मुझे एक मेटल मिला जो मोल्टेन स्टेट में है, अगर मैं आयरन को रिएक्ट करवा रही हूँ किससे, एल्यूमिनियम से, आयरन का ऑक्साइड है मेरे पास, उसे मैंने एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया और आयरन मेटल मिल गया मुझे, ऑक्साइड और थी ना ये, आयरन क्या है, आयरन इज अ मेटल इन द मिडल रिएक्टिविटी, उसको ऑक्साइड और है यहाँ पर Fe, ये थर्ड अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड है, ठीक है। तो आयरन इस स्टेट से हमें क्या करेगा, एल्यूमिनियम रिड्यूस कर रहा है इसको। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन आयरन ऑक्साइड से हाईली एक्सोथर्मिक होता है। आपका जो मेटल यहाँ पर मिलता है इट इज ऑब्टेन इन मोल्टेन फॉर्म, और मोल्टेन फॉर्म की वजह से क्या होता है, वो हम यूज कर लेते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स या क्रैक्ड मशीन्स, एंड दिस रिएक्शन इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इस मोल्टेन फॉर्म को। हमें एडिशनल एनर्जी देके किसी मेटल को मोल्ट नहीं करना पड़ा, मोल्टेन स्टेट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेटल को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो वो तभी मेल्ट होगा और मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी मेटल आपको मोल्टेन स्टेट में मिल रहा है ड्यूरिंग आफ्टर दिस रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में जो हमें मोल्टेन स्टेट मिलती है उसको हम यूज करते हैं टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन्स, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन। मूविंग ऑन टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज। जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं इन द एक्टिविटी सीरीज वो होंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। These metals cannot be obtained by process of simple reduction by carbon. इसमें simple carbon से reduce करके हमें metal नहीं मिल सकता easily. They cannot be reduced to their respective metals by carbon because their metals have more affinity for oxygen than carbon. अब suppose करो मेरे पास है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैं इसे कार्बन के साथ रिड्यूस करना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होता है इस कार्बन से एज कम्पेयर टू इसको जितना चाहिए ये कार्बन, ये इससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये कम करता है, तो ये इसे जाने नहीं देगा इससे। इट हैज़ मोर एफिनिटी, ज़्यादा अटैचमेंट है इसको मैग्नीशियम को, तो इनका बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि कार्बन तोड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी एफिनिटी कम है फॉर ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन विल नॉट अकर, ठीक है। तो मेटल्स कैसे ऑब्टेन करे जाएं फिर, इस केस में हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से आपने बिल्कुल सही पहचाना, वील बी यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स यूज करे जाते हैं, सेल लगाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है इन द सोल्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा काम होता है। तो हमें कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करना पड़ता है फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स।
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में आप देखिए मैंने स्टेप वाइज प्रोसेसेस आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए ताकि याद करने में आसानी रहे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड्स, सोडियम मैग्नीशियम अगर इनके क्लोराइड्स हैं, इनके मोल्टेन फॉर्म में है ये, ठीक है, या मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उनका इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है। मेटल्स को डिपॉजिट करते हैं कैथोड पे। कैथोड आपका क्या होता है, कीटाइंस क्या होते हैं, कीटाइंस आर पॉजिटिव, तो कैथोड होगा, याद रखिएगा, नेगेटिव। एनाइंस आर नेगेटिव, तो एनोड होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये बैटरी है, इसका ये वाला स्मॉल वाला पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है और बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रोड आपका एनोड हो गया और ये वाला कैथोड हो गया, ठीक है। मेटल हम डिपॉजिट करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर नेगेटिव वाले पे हमने यहाँ मेटल लगा दिया। मेटल ये आपका है एनोड, ये है आपका कैथोड, ठीक, माइनस प्लस। ये आपका कैथोड है, यहाँ पर आपने अपना एलिमेंट जो आपको मेटल चाहिए वो आपने यहाँ पर डिपॉजिट करा। क्लोरीन जो है लिबरेट होती है कहाँ पर, यहाँ पर इस पार्ट में क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस लिबरेट होती है। सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कैथोड पे, यहाँ पर सोडियम मेटल मिलेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है ना, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करके सोडियम मेटल बना लिया। क्लोरीन जो था उसके पास, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पर रिलीज करा इलेक्ट्रॉन, और क्या हुआ, क्लोरीन खुद रिड्यूस हो गया, गैस बना लिया। और फिर यहाँ सोडियम क्लोराइड जो था आपके, जो मोल्टेन फॉर्म ली थी, ये मोल्टेन फॉर्म में था, यहाँ पर मोल्टेन फॉर्म, सोडियम प्लस क्लोरीन ये मिलके आपका मोल्टेन फॉर्म बनता है। सोडियम आपको मिलेगा कैथोड पे और क्लोरीन मिलेगा आपको एनोड पे, राइट। क्लोरीन, सोडियम हमने मेटल लगाया था कैथोड पे, यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है। आके सोल्यूशन आपने लिया था मोल्टेन, किसका, मोल्टेन NaCl, ये सोल्यूशन था। सोल्यूशन से क्लोरीन यहाँ जाएगा, सोडियम यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मेटल मिल गया अपना जो आपको चाहिए था। तो ये हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। भाई सारे मेटल्स मिल गए, अब इन्हें रिफाइन करना है, साफ सुथरा करके दुकान पे बेचना है, तो हमें चाहिए इनकी प्योर फॉर्म, राइट। तो रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, व्हाट इज दैट, लाइक सिंपली हमें अभी मेटल्स मिले जो एक्सट्रैक्ट करें हमने यूजिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स, लेकिन उसके बावजूद देयर आर सम इम्प्योरिटीज, सो दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, एंड इस केस में वी यूज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग टू रिफाइन या प्योरीफाई दीज एक्सट्रैक्टेड मेटल्स। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होते हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अ लंप ऑफ इम्प्योर मेटल, हम इम्प्योर मेटल लेते हैं, उसका एक लंप यानी ऐसा बड़ा सा एक ढेला सा लिया जाता है, लंप लिया है हमने इम्प्योर मेटल का, ठीक है, और थिन स्ट्रिप लेते हैं प्योर मेटल। हमें प्योर मेटल भी चाहिए पहले से, ठीक है। जैसे अगर मैंने कॉपर लिया तो कॉपर का एक ढेला सा लिया मैंने मोटा सा, और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप ले ली, ये भी कॉपर है, उसको हम सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट तो रखना ही है। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट होगा कॉपर सल्फेट, ये वाला। फिर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो प्योर मेटल होता है स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन योर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एनोड, इम्प्योर मटेरियल जो होता है या इम्प्योर मेटल जो होता है इज यूज्ड एज एनोड। एनोड आपका ये है, इस पे आपने क्या रखा है, इम्प्योर मेटल, और प्योर मेटल इस साइड पे रखा आपने, ये प्योर मेटल। तो यहाँ से जो भी गंदगी या इम्प्योरिटीज आती हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं, एंड दीज इम्प्योरिटीज
that settle down coming from the anode, it is called anode mud. और प्योर मेटल यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है, और इस थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो पहले से प्रेजेंट थी, फिर यहाँ से जो निकल के कॉपर आया वो सोल्यूशन से यहाँ पहुँचता है और आपको प्योर मेटल मिलता जाता है. ये एग्जाम्पल है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का. इसमें हमने इम्प्योर कॉपर का लंप लिया और थिन मेटल स्ट्रिप ली प्योर कॉपर की, उन्हें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करा. इम्प्योर मेटल जो होता है वो कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पोल से, एंड थिन स्ट्रिप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव पोल. ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है. बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव. और जो पॉजिटिव साइड होती है वो एनोड होती है, जो नेगेटिव साइड होगी वो कैथोड होगी. फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं सोल्यूशन में. इलेक्ट्रिक करंट पास होते ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो प्योर मेटल जो होता है फ्रॉम एनोड वो यहाँ पर सोल्यूशन में आता है. सोल्यूशन से फिर कैथोड पे डिपॉजिट होने, चिपकने लगता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. टूवर्ड्स, स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स कैथोड, एंड कैथोड पे हमें आपका प्योर मेटल, प्योर कॉपर मिल जाता है. इम्प्योरिटी जो होती है वो यहाँ से निकल के यहाँ सेटल हो जाती हैं. इनको हम कहते हैं एनोड मड. ऑलराइट, आई होप ये चीज़ समझ में आई हो कि क्या करते हैं. एक्सट्रैक्शन के बाद डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, फिर फाइनल प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का. अब बात करते हैं कोरोजन की. कोरोजन जो होता है आपको पता है इट इज़ अनडिज़ायरेबल. हमें नहीं पसंद कोरोजन. क्यों? क्योंकि वो मेटल के ऊपर रिएक्ट करता है ऑन इट्स ओन नेचुरली, और प्लस वो उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ख़राब कर देता है, उसको कमज़ोर बना देता है. ठीक है, तो कोरोजन इज़ अनडिज़ायरेबल. वी डू नॉट वांट कोरोजन टू हैपन. तो क्या कर सकते हैं इससे बचाने के लिए? और बहुत कॉमन एग्जांपल कोरोजन का रस्टिंग है. आपने देखा होगा बिल्कुल टूट जाती है आयरन भी अगर उस पर रस्ट लग जाए, ख़राब हो जाती है, बिल्कुल बारीक सी हो जाएगी, पतली सी, मर जाएगी, मुड़ जाएगी कैसे भी. अदरवाइज आप आयरन को मोड़ नहीं सकते अपने हाथ से, है ना. तो हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं आयरन किसी भी मेटल का फ्रॉम कोरोजन? देयर आर डिफरेंट मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग. पेंट कर देते हैं तो एक लेयर बन जाती है और एयर के कांटेक्ट में नहीं आता. आपने देखा होगा जितनी भी रेलिंग्स होती हैं उन पे पेंट करना ज़रूरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर पेंट नहीं करेंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे और रस्टिंग शुरू हो जाएगी, कोरोजन शुरू हो जाएगा. पानी के एटमॉस्फेयर में आपके वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन एक साथ मिलकर एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग फास्टर हो जाती है और मेटल जो है वो गलने लगता है. मेटल गेट्स ईटन अप. तो पेंटिंग हो सकती है, ग्रीजिंग हो सकती है, आप उस पर ऑयल लगा दें. गैल्वेनाइजेशन एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो करा जाता है मेटल्स पे. दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपने सुना होगा. तीसरा और बाकी जो लास्ट है वो है एलॉइंग. एलॉइंग जो होता है उसमें हम प्योर मेटल में एक दूसरा नॉन मेटल मिक्स करते हैं, या मेटल या नॉन मेटल दोनों में से कोई भी चीज़ मिक्स करके एक मिक्सचर बनाते हैं. उस मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय. एलॉय में अगर हम दूसरा कोई मिक्सचर मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. ऐसा मेटल उसमें मिक्स करते हैं जिसके पास अपने आप एक रेजिस्टेंस हो टूवर्ड्स कोरोजन. ठीक है, तो एलॉइंग जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. अलॉय की डेफिनेशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय. या तो दोनों मेटल्स होंगे, दो मेटल्स का, तीन मेटल्स का मिक्सचर है, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है तो उसे हम एलॉय कहते हैं. जैसे स्टील, स्टील इज एन एलॉय, राइट. आयरन के साथ हम कार्बन को मिक्स करते हैं. कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड स्टील इज कॉमनली यूज्ड क्योंकि उससे आयरन से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है. क्यों? क्योंकि वो ख़राब नहीं होती. बर्तन जो होते हैं वो स्टील के जो यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी आउटर अपीयरेंस ख़राब नहीं होती, प्लस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और उसमें रस्टिंग का कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक, तो ये कुछ एलॉयज़ हैं फेरस के. फेरस यानी आयरन के कुछ एलॉयज़ होते हैं जिसमें आयरन मेन क्वांटिटी जो होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होता है वो आयरन होता है. उसमें दूसरी चीज़ें थोड़े थोड़े अमाउंट में मिक्स करते हैं, जैसे मैग्नीज स्टील या निकल स्टील. दोनों में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन है.
नॉन फेरस अलॉयज में आते हैं आपके ब्रास में कॉपर यूज करते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसमें जिंक ऐड करते हैं 20%। ब्रॉन्ज भी कॉपर का अलॉय है, उसमें कॉपर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है और उसमें हम यूज करते हैं 10%। अब बात करते हैं एमलगम्स क्या होते हैं। अगर आपने किसी अलॉय में किसी एलिमेंट के साथ मरकरी यूज करा है इन अ कॉम्बिनेशन, तो उसको हम एमलगम कहेंगे उस एलिमेंट का या उस मेटल का। यानी सोडियम के साथ अगर मैं मरकरी मिक्स कर रही हूँ तो मैं कहूँगी वो सोडियम एमलगम है। ठीक है, एमलगम से आप फौरन समझ जाइएगा इसमें क्या मिक्स्ड है, मरकरी। जिंक एमलगम यानी जिंक के साथ मरकरी मिक्स्ड है। प्रॉपर्टीज देखते हैं अलॉयज की। प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलॉयज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द रिस्पेक्टिव मेटल, यानी स्टील जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन आयरन का अलॉय है लेकिन इट इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन। इट इज हार्डर भी है, स्ट्रॉन्गर है तो हार्डर है देन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मोर रेजिस्टेंट होता है, बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो कोरोजन को रेजिस्ट करे। दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है देन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि कुछ केसेस में आपने देखा हमने नॉन मेटल्स मिक्स करें तो नॉन मेटल और मेटल मिक्स होने के बाद उनका जो बीच का एक मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे थोड़ा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर हो जाता है अलॉयज के केस में। जैसे सोल्डर एक कॉमन अलॉय है जिसमें हम टिन यूज करते हैं और लेड यूज करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू लेड एंड टिन, दे आर रिस्पेक्टिव मेटल्स ऑफ दिस अलॉय। प्लस इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ख़राब हो जाती है। दो चीज़ें रिड्यूस हो रही है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं रहते फिर ये एज कम्पेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, राइट। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। हमने ब्रास का डिस्कस कर लिया, कॉपर का अलॉय होता है, ब्रॉन्ज भी कॉपर का अलॉय होता है। सोल्डर किसका होता है, लेड एंड टिन, याद रखिएगा। ड्यूरेलामीन ये ऑब्वियसली एल्यूमीन है तो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम के साथ कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज कुछ थोड़े अमाउंट में। बेसिकली मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एल्यूमिनियम, तो ये किसका एलॉय है, एल्यूमिनियम का एलॉय है। स्टील, आयरन एंड कार्बन, मैंने बताया था कार्बन और आयरन मिलकर स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील एक और टाइप ऑफ स्टील होता है जैसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, उसमें हम कॉपर और निकल ऐड करते हैं विद आयरन इंस्टेड ऑफ कार्बन। मैग्नीशियम का एलॉय, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकल, इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं इस अलॉय को, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है इट्स लाइक सिल्वर, ऑल्दो इसमें कहीं भी सिल्वर हमने यूज नहीं करा है। अलॉयज ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट, लेकिन गोल्ड इज अलॉयड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। अदरवाइज गोल्ड बहुत ज़्यादा पतला या आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर हम इसमें 24 कैरेट कहा जाता है कि प्योर गोल्ड है, बट एक्चुअली उसमें सिल्वर या कॉपर मिलाया हुआ होता है ऑलरेडी, ताकि वो थोड़ा हार्ड हो और उसकी ज्वेलरी बन पाए। अदरवाइज उसका कुछ भी नहीं काम हो पाएगा अगर वो प्योर फॉर्म में होगा। Alright, so here we end this session of our today's lecture, and in the next lecture we'll be discussing some questions on this chapter, and let's see आपने कितना रिटेन करा, कितना समझा, कितना पढ़ा। रिवाइज करिएगा, पिछले जितने पार्ट्स हैं उनको रिवाइज अच्छे से करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ऑल द बेस्ट, सी यू सून अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।